अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम इंटीग्रल डोमेन की डेफिनेशन और उसकी कुछ एग्जांपल्स करेंगे और फिर हम कुछ वो एग्जांपल भी देखेंगे जो इंटीग्रल डोमेन नहीं है। और उसके बाद हम ये देखेंगे कि जो जब इंटीग्रल डोमेन हो हमारे पास हो तब कैंसिलेशन लॉ होल्ड करता है, और जब इंटीग्रल डोमेन ना हो तो फिर हम कैंसिलेशन लॉ डायरेक्ट नहीं लगा सकते, तो उसके ऊपर कुछ कंडीशन होती है। तो पहले हम देखते हैं इंटीग्रल डोमेन की डेफिनेशन क्या है। तो सबसे पहले हमारे पास एक रिंग आर होनी चाहिए विद आइडेंटिटी एलिमेंट वन। तो यानी हम एक रिंग आर ले रहे हैं जिसमें आइडेंटिटी एलिमेंट भी होना चाहिए हमारे पास। और उसके बाद हम उसको कहेंगे कि इंटीग्रल डोमेन कब है, जब इसमें कोई भी जीरो डिवाइजर मौजूद ना हो। तो लास्ट टाइम हमने जीरो डिवाइजर की डेफिनेशन की थी कि जीरो डिवाइजर क्या होता है। अगर मेरे पास ए भी नॉन जीरो एलिमेंट है और बी जो है वो भी नॉन जीरो एलिमेंट है, तो हमारे पास ये आंसर आ जाए ए बी मल्टीप्लाई इक्वल टू जीरो। तो फिर हम कहते हैं कि ए इज जीरो डिवाइजर। ठीक है, जीरो डिवाइजर की डेफिनेशन क्या थी कि जब ए भी नॉन जीरो एलिमेंट लें, बी भी नॉन जीरो एलिमेंट लें और इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आंसर जीरो आ जाए, तो फिर हम कहते हैं कि ए जो है वो जीरो डिवाइजर है। तो अब ये हमारे पास इंटीग्रल डोमेन ऐसी रिंग होगी जिसमें कभी भी ऐसा नहीं होगा कि किसी दो नॉन जीरो एलिमेंट को मल्टीप्लाई करें और आंसर जो है वो जीरो आ जाए। तो दूसरे लफ्जों में हम ये भी कह सकते हैं कि अगर हमारे पास इंटीग्रल डोमेन है तो फिर क्या होगा कि व्हेन एवर दो एलिमेंट की जो प्रोडक्ट है वो जीरो के इक्वल हो तो हमारे पास ये रिजल्ट होना चाहिए, या तो फिर ए जीरो होना चाहिए या फिर हमारे पास बी जीरो होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि इंटीग्रल डोमेन क्या होगी, उसमें जब भी किसी दो एलिमेंट की प्रोडक्ट जीरो के इक्वल हो तो तब हमारे पास या तो ए जीरो होना चाहिए या फिर बी जीरो होना चाहिए। तो बेसिकली ये वाला रिजल्ट हम जो इंटीग्रल डोमेन वाला है ये हम आम छोटी क्लासेस में भी काफी यूज करते हैं। जब हम अक्सर पॉलिनोमियल की फैक्टराइजेशन करते हैं तो हमारे पास इस तरह के नंबर आ जाते हैं। तो इस तरह के एलिमेंट आ जाते हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से आंसर जीरो आ रहा है, तो पॉलिनोमियल्स आ जाती हैं। तो फिर हम यहाँ से अक्सर लिखते हैं जी कि x माइनस टू जीरो के इक्वल होगा, या फिर हमारे पास x प्लस थ्री जो है वो जीरो के इक्वल होगा। तो ये वाली बात हम तभी लिख सकते हैं जब हमारी जो पोलिनोमियल रिंग है वो कौन सी रिंग हो, इंटीग्रल डोमेन हो। तो अगर हमारे पास जो पोलिनोमियल रिंग है अगर ये इंटीग्रल डोमेन ना हो तो हम कभी भी ये वाली बात नहीं लिख सकते। तो इसका मतलब है कि जो हम छोटी क्लासेस में ये वाला जो कंसेप्ट यूज करते आए हैं कि इनकी प्रोडक्ट जीरो के इक्वल रखते हैं, तो फिर हम कहते हैं या तो ये जीरो के इक्वल होगा या फिर ये जीरो के इक्वल होगा, तो तभी हम ये अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर इंटीग्रल डोमेन ना हो तो फिर हम ये वाला रिजल्ट भी अप्लाई नहीं कर सकते। ओके, उसके बाद हमारे पास जो इंटीग्रल डोमेन्स हैं वो कौन कौन सी हैं। गॉसियन इंटीजर हमारे पास इंटीग्रल डोमेन होती है, यानी इस रिंग में कभी भी दो नॉन जीरो एलिमेंट को मल्टीप्लाई करें, यानी इस तरह अगर a प्लस बी अयोटा और मल्टीप्लाई c प्लस डी अयोटा का आंसर कभी भी आपके पास जो है वो जीरो नहीं आएगा अगर इन दोनों में से दोनों नॉन जीरो हो, यानी a प्लस बी अयोटा भी नॉन जीरो हो और c प्लस डी अयोटा जो है वो भी नॉन जीरो हो। तो अगर ये दोनों नंबर नॉन जीरो होंगे तो कभी भी आंसर जीरो के इक्वल नहीं आएगा। तो ये वाला हम अगले लेक्चर में प्रूव करेंगे कि अगर हम यहाँ पे दोनों नॉन जीरो लेते हैं तो फिर आंसर जो है वो जीरो के इक्वल क्यों नहीं आ सकता। तो दूसरे लफ्जों में यानी हम ये भी कह सकते हैं कि इस वाली रिंग में जब भी दो एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ए प्लस बी अयोटा प्लस सी प्लस डी अयोटा को मल्टीप्लाई करें और आंसर जीरो आ जाए, तो या तो फिर हमारे पास फिर ये वाली रकम जीरो की इक्वल होगी या फिर हमारे पास ये वाली रकम जीरो की इक्वल होगी। तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में प्रूव करेंगे ये वाली जो गॉसियन इंटीजर है ये इंटीग्रल डोमेन क्यों है। उसके बाद अगले लेक्चर में हम ये भी प्रूव करेंगे कि जी इसके रूट टू जो है इसको किस तरह डिफाइन किया, ए प्लस बी इसके रूट टू, और यहाँ पे ए बी जो है वो सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग कर रहे हैं, तो ये भी हमारे पास इंटीग्रल डोमेन है। और इसी तरह Z2, Z3, Z5, Z7, Z11 सोन ZP, तो यहाँ पे P जो है किसको शो कर रहा है, प्राइम नंबर को। इसका मतलब है कि जब भी हमारे पास प्राइम नंबर वाला ये वाली रिंग होगी तो वो भी इंटीग्रल डोमेन होगी। तो इसकी रीजन क्या है, ये हमने जैसे मैं यहाँ पे अगर Z5 लिखूं तो वो हमारे पास आता है जीरो की क्लास, वन की,
2 की क्लास, 3 की क्लास और 4 की क्लास। तो पिछले लेक्चर में हमने एक रिजल्ट प्रूव किया था कि अगर जीसीडी ऑफ a,5 जो है वो 1 के इक्वल होगा तो फिर वो एलिमेंट जो है वो यूनिट एलिमेंट होगा। तो यहाँ पे देखें 1 और 5 का जीसीडी भी 1 के इक्वल है, 2 और 5 का जीसीडी भी 1 के इक्वल है, 3 और 5 का जीसीडी भी 1 के इक्वल है, 4 और 5 का जीसीडी भी 1 के इक्वल है। तो ये सारे के सारे हमारे पास जो हैं वो यूनिट एलिमेंट है। तो इस रिंग में कोई भी जीरो डिवाइजर मौजूद नहीं है, तो नो जीरो डिवाइजर। तो जब इसमें कोई जीरो डिवाइजर नहीं है तो इसका मतलब है कि ये वाली जो रिंग्स हैं ये कौन सी रिंग है, इंटीग्रल डोमेन है हमारे पास। तो जब भी हमारे पास प्राइम नंबर होता है तो प्राइम नंबर के साथ उस नंबर से छोटे तमाम नंबर्स का जीसीडी जो है वो 1 के इक्वल आता है। जैसे अगर मैं एक प्राइम नंबर ले लेता हूँ 17, तो मेरे पास 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन और 16, तो इन तमाम नंबर्स का 17 के साथ जो जीसीडी है वो 1 के इक्वल आएगा। तो इसका मतलब है कि तमाम के तमाम एलिमेंट यूनिट एलिमेंट होंगे। और एक लेक्चर में हमने ये भी प्रूव किया था कि जो जीरो डिवाइजर होते हैं वो कभी भी यूनिट नहीं होते, और जो यूनिट एलिमेंट होंगे वो जीरो डिवाइजर भी नहीं होंगे। फिर इस रिंग में सारे के सारे एलिमेंट जो हैं वो यूनिट एलिमेंट है। जब सारे के सारे यूनिट एलिमेंट है तो कोई भी जीरो डिवाइजर नहीं होगा, इसका मतलब है कि वो हमारे पास इंटीग्रल डोमेन होगी। अब हम कुछ एग्जांपल करते हैं जो कि इंटीग्रल डोमेन नहीं है। तो सबसे पहले मैं फॉर एग्जांपल Z6 लेता हूँ। तो Z6 जो है वो मेरे पास 0 की क्लास, 1 की क्लास, 2 3 की क्लास, 4 की क्लास और 5 की क्लास, और यहाँ पे मॉड जो है वो 6 के इक्वल है। तो यहाँ पे मैंने ये शो करना है कि अगर इंटीग्रल डोमेन होगी तो इसमें कोई भी जीरो डिवाइजर मौजूद नहीं होगा। तो अगर मुझे एक भी जीरो डिवाइजर मिल गया इस रिंग में, इसका मतलब है कि ये इंटीग्रल डोमेन नहीं होगी। तो जैसा कि हमें पता है यहाँ पे अगर मैं 2 × 3 करूँ तो आंसर जो है वो किसके इक्वल आता है, 0 के इक्वल आता है। तो इसका मतलब है कि दो नॉन जीरो एलिमेंट है, ये भी नॉन जीरो एलिमेंट है, ये भी नॉन जीरो एलिमेंट है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आंसर 0 आ रहा है। तो इसका मतलब है कि ये एलिमेंट जो है ये मेरे पास जीरो डिवाइजर है। तो जब मुझे इस रिंग में जीरो डिवाइजर मिल गए इसका मतलब ये है कि ये इंटीग्रल डोमेन नहीं है, नॉट इंटीग्रल डोमेन। और दूसरी एग्जांपल हमारे पास जो रिंग इंटीग्रल डोमेन नहीं है वो सेट ऑफ मैट्रिसेस की रिंग है। तो इसमें मैंने ये शो करना है कि इसमें से मैं कोई दो नॉन जीरो एलिमेंट लूंगा और उनको मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर 0 आएगा। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक दो मैट्रिक्स लेता हूँ। पहला मैट्रिक्स हम ले लेते हैं 1 1 0 0, और दूसरा मैट्रिक्स ले लेते हैं हम 1 -1 0 और 0। तो जब मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये भी मेरे पास 0 के इक्वल नहीं है मैट्रिक्स, और ये वाला भी 0 के इक्वल नहीं है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, आ जाएगा 1 1 0 0 1 0 -1 और 0। तो जब 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे -1, 1 को 0 से करेंगे 0, इसको 0 से करेंगे 0, और यहाँ पे भी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, और उसके बाद जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तब भी आंसर 0 आ जाएगा। 1 -1 जो है वो भी 0 के इक्वल है। इसका मतलब है कि ए बी की जो प्रोडक्ट है वो 0 के इक्वल आ गई है। दिस इंप्लाइज ए और बी जो है वो जीरो डिवाइजर है। तो इसका मतलब है कि मुझे इस रिंग में दो ऐसे एलिमेंट नॉन जीरो मिल गए हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से आंसर 0 आ रहा है। इसका मतलब है इस रिंग में जीरो डिवाइजर मौजूद है। तो जिस रिंग में जीरो डिवाइजर मौजूद हो वो हमारे पास इंटीग्रल डोमेन नहीं होती। तो इसका मतलब है कि ये वाली भी इंटीग्रल डोमेन नहीं है। अब हम कैंसिलेशन लॉ प्रूव कर देते हैं। तो कैंसिलेशन लॉ क्या स्टेट करता है कि अगर हमारे पास तीन एलिमेंट हो इंटीग्रल डोमेन में से ए बी सी, और यहाँ पे ए जो है वो नॉन जीरो होना चाहिए, तो उसके बाद अगर ए बी की प्रोडक्ट जो है वो ए सी की प्रोडक्ट के इक्वल हो तो फिर हम दोनों तरफ से ए को कैंसिल कर सकते हैं। जब ए को दोनों तरफ से कैंसिल करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट बनेगा वो बी इक्वल टू सी बनेगा। बेसिक कैंसिलेशन लॉ ये कहता है कि जब भी हमारे पास इंटीग्रल डोमेन होगी तभी हम जो है डायरेक्ट कैंसिलेशन लॉ अप्लाई कर सकते हैं। अगर हमारे पास इंटीग्रल डोमेन नहीं है तो ये कैंसिलेशन लॉ जो है ये हमेशा होल्ड नहीं करता। तो पहले हम इसका प्रूव कर लेते हैं, फिर एक एग्जांपल करेंगे जिसमें कैंसिलेशन लॉ होल्ड नहीं करता, और वो देखेंगे कि इंटीग्रल डोमेन नहीं है। तो यहाँ पे हमें गिवन क्या है
कि ए जो है वो भी 0 के इक्वल नहीं है, और दूसरा हमें ये गिवन है कि ए बी जो है वो ए सी के इक्वल है। तो ये इस तरफ आके माइनस ए सी हो जाएगा इज इक्वल टू 0, और यहाँ से अब ए कॉमन आ जाएगा, तो ये हमारे पास बचेगा बी माइनस सी इक्वल टू 0। तो जैसा कि इंटीग्रल डोमेन की डेफिनेशन में मैंने बताया था कि जब भी दो की जो प्रोडक्ट है वो 0 की इक्वल होगी, तो फिर हम ये कहेंगे या तो ए 0 की इक्वल होगा या फिर बी 0 के इक्वल होगा। अब हमें यहाँ पे गिवन है कि ए जो है वो 0 के इक्वल नहीं है, तो मतलब यहाँ से वैसे रिजल्ट ये आना था, या तो ए 0 होना चाहिए या फिर बी माइनस सी 0 होना चाहिए, और हमें ये गिवन है ए जो है वो 0 की इक्वल नहीं है, तो फिर ये वाला केस जो है ये पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब है कि बी माइनस सी इक्वल टू 0 होगा, और यहाँ से बी जो है वो सी के इक्वल आ जाएगा। तो ये हमारा रिजल्ट प्रूव हो गया। अब हम देखते हैं कि अगर इंटीग्रल डोमेन ना हो तो फिर कैंसिलेशन लॉ क्यों वर्क नहीं करता। जैसे मैंने Z6 लिया था पहले, तो इसमें 0 की क्लास, 1 की क्लास, 2 की क्लास, 3 की क्लास, 4 की और 5 की क्लास थी। तो इसमें अगर हम देखें तो 2 मल्टीप्लाई 3 जो है, और यहाँ पे अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें 4 मल्टीप्लाई 3, तो ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है मॉड 6 में, ठीक है। क्योंकि 2 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो 6 आएगा, वो भी 0 की इक्वल है बेसिकली, और ये जो है मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 0 की इक्वल है। तो दूसरे लफ्जों में हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो मैंने स्टेटमेंट लिखी है वो इस तरह है, 6 इज कन्ग्रुएंट टू 12 मॉड 6। तो इस बात का क्या मतलब है कि 6 माइनस 12 जो है वो 6 पे डिविजिबल है, यानी ये -6/6 और आंसर -1। तो इसका मतलब है कि ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है। अब अगर हम यहाँ से डायरेक्ट ही कैंसिल कर देंगे जी, दोनों तरफ से 3 आ रहा है, 3 कैंसिल हो गया, तो बाकी हमारे पास बच गया 2 इज कॉन्ग्रुएंट टू 4 और मॉड 6। और अब अगर हम देखें इनका डिफरेंस क्या 6 पे डिविजिबल है, 2 माइनस 4/6, तो ये हो गया -2/6, और ये कैंसिल होकर -1/3। तो ये वाला जो आंसर है इंटीजर आंसर नहीं आया। तो दिस इम्प्लाइज कि जो है 2 इज नॉट कन्ग्रुएंट टू 4। तो इसका मतलब है कि पहले स्टेटमेंट आपस में कन्ग्रुएंट थी, हमने कैंसिलेशन लॉ अप्लाई कर दिया, कैंसिलेशन लॉ अप्लाई करने के बाद वो आपस में कन्ग्रुएंट नहीं रहे। इसका मतलब है कि पहले आप इसको इक्वालिटी समझ लें, ये कन्ग्रुएंस होल्ड कर रहा था, लेकिन कैंसिलेशन के बाद ये कन्ग्रुएंस होल्ड नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि हम डायरेक्ट कैंसिलेशन नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमारे पास इंटीग्रल डोमेन नहीं थी, तो फिर कैंसिलेशन लॉ भी वर्क नहीं कर रहा। तो इसके लिए कुछ कंडीशन होती है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे जाके आगे। तो फिलहाल हमारे लिए इतना काफ़ी है कि अगर इंटीग्रल डोमेन नहीं है तो हम डायरेक्ट कैंसिलेशन लॉ अप्लाई नहीं कर सकते। तो कैंसिलेशन लॉ हमेशा तमाम एलिमेंट के ऊपर तभी अप्लाई होगा जब हमारे पास वो क्या हो, इंटीग्रल डोमेन हो।